कभी कभी जो सबसे ज्यादा रोता है वही सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, तेज बारिश और एक एकदम सुनसान सड़क, और वहीं पर ये सब शुरू होता है। हाँ, सड़क के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है। नाम रिया शर्मा, उम्र सिर्फ 22 साल, और शरीर पर चोट के निशान, हाथ में एक टूटा हुआ मोबाइल। पहली नजर में ये एक बहुत ही बेरहमी से की गई हत्या लगती है। बिल्कुल। और रिया की इमेज कैसी थी? एक गरीब परिवार की होनहार, शांत लड़की जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। जाहिर है शहर में तो सनसनी फैल गई। तो आज हम इसी मामले की परतों को खोलेंगे, एक ऐसा मामला जिसने पीड़ित और अपराधी की परिभाषा को ही धुंधला कर दिया। और यहीं से पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। जैसा कि हमने पढ़ा, लाश, चोट के निशान, टूटा हुआ मोबाइल, सब कुछ एक जबरदस्ती और हत्या की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है रिया के बॉयफ्रेंड अमन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रोता बिलखता हुआ पहुंचने वाला पहला इंसान था। वो पुलिस के सामने बस बिखर जाता है। और उसका बयान था, सर, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। अमन का दुख इतना सच्चा लग रहा था कि उसे झूठा मानना लगभग नामुमकिन था। इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, जहां एक व्यक्ति की भावनाएं दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। उस वक्त पुलिस के लिए अमन एक संदिग्ध था ही नहीं, वो खुद एक पीड़ित था, और बस यहीं से जांच की दिशा तय हो गई। अच्छा, तो अमन को पीड़ित मानकर असली कातिल की तलाश शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस ने अमन को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। जैसा कि इन फाइल्स में लिखा है, किसी के भी खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं था। कुछ भी नहीं। प्रोफेसर के पास एक पक्की अलिबी थी, वो उस रात शहर से बाहर था। रूममेट के पास कोई मोटिव नहीं था? नहीं, बल्कि वो खुद डरी हुई थी, और अमन के आंसू तो थे ही। तो फिर मामला ठंडा पड़ने लगा। हाँ, और यहीं पर पुलिस की हताशा साफ दिखती है। उन्होंने प्रोफेसर की एलिबी को 2 बार क्रॉस चेक किया, लेकिन वो मजबूत थी। रिया और उसकी रूममेट के बीच के पिछले 6 महीने के मैसेज खंगाले, पर कुछ नहीं मिला। केस पूरी तरह से एक डेड एंड पर पहुंच गया था। ना कोई चश्मदीद, ना मोटिव। और दिन बीतते जा रहे थे। हाँ, दिन हफ्तों में बदलने लगे। ठीक 21 दिन बीत गए। परिवार उम्मीद खो रहा था। पुलिस के हाथ खाली थे और फाइल पर धूल जमने लगी थी। और यहीं पे कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने मुझे भी चौंका दिया। 21 दिन बाद, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, शहर के दूसरे कोने में लगे एक एटीएम से रिया शर्मा के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाले गए। ये खबर जब पुलिस तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। एक ही सवाल सबके दिमाग में था, एक मरी हुई लड़की पैसे कैसे निकाल सकती है? ये वो मोमेंट था। और ये सिर्फ एक एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं था, ये सबूतों की एक पूरी चेन की शुरुआत थी। एक मिनट, आप चेन की बात कर रही हैं? इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ज्यादा कुछ था? तुरंत एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बैंक से उस ट्रांजैक्शन का सटीक टाइम स्टैंप लिया। मान लीजिए रात 8:12। फिर उन्होंने उस इलाके के सेलफोन टावर से डेटा निकाला। ओह, ये देखने के लिए कि उस वक्त वहां कौन कौन एक्टिव था? बिल्कुल, कि ठीक 8:12 पर उस एटीएम के 100 मीटर के दायरे में कौन कौन से मोबाइल फोन एक्टिव थे। और उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जो रिया शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड था, वो फोन जिसे सब टूटा हुआ और बंद समझ रहे थे। तो एक एटीएम ट्रांजैक्शन ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी दी और रिया के जिंदा फोन की लोकेशन भी। कमाल है, टेक्नोलॉजी ने इस केस का ताला ही खोल दिया। हाँ। तो जब वो फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर चली होगी, मैं सोच सकता हूँ वहां क्या माहौल होगा। उनके होश उड़ गए होंगे। यकीनन। उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एटीएम से पैसे निकालने वाला कोई नकाबपोश नहीं था, बल्कि वो खुद रिया शर्मा थी, जिंदा और बिल्कुल ठीक। सोचकर भी अजीब लगता है, एक तरफ अमन उसके लिए 21 दिनों से रो रहा है और दूसरी तरफ वो लड़की शायद किसी दूसरे शहर में शॉपिंग कर रही हो। बिल्कुल। और इसके बाद जो कहानी सामने आई वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। ये कोई हत्या थी ही नहीं, ये एक बहुत ही शातिर सोची समझी साजिश थी। और वजह, उसने ये सब क्यों किया? वजह एक एक करके सामने आने लगी। पहली, वो अपने प्रोफेसर और 2 और लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी। दूसरी, वो कॉलेज में एक बड़े एडमिशन स्कैम में शामिल थी जिसके जरिए उसने लाखों रुपए कमाए थे। तो जब उसे लगा कि वो पकड़ी जाने वाली है? हाँ, जब उसे लगा कि उसका भांडा फूटने वाला है तो उसने बचने का एक ही रास्ता निकाला। दुनिया की नजरों में मर जाना।
बिल्कुल, उसने एक फेक मर्डर की कहानी गढ़ी ताकि पुलिस असली गुनहगारों को खोजने की बजाय उसकी मौत की गुत्थी सुलझाने में उलझी रहे और उसे एक नई पहचान के साथ भागने का मौका मिल जाए। ये दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। यहाँ हमें रिया के मनोविज्ञान को समझना होगा। तो पुलिस के लिए अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। हाँ, उन्होंने उस सेलफोन लोकेशन और आगे के डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए रिया को ट्रैक करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसे एक दूसरे शहर के एक छोटे से होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब उसे पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। कोई पछतावा नहीं था और पुलिस की पूछताछ में उसने जो बयान दिया वो उसकी मानसिकता को और भी साफ कर देता है। उसने कहा, अगर मैं सच में मर जाती तो कोई मुझे खोजता भी नहीं। ये हर रोने वाला मासूम नहीं होता। हाँ, इस केस में अमन के आंसू सच्चे थे, लेकिन वो एक ऐसे इंसान के लिए रो रहा था जो असल में था ही नहीं। वो रिया के उस मुखौटे के लिए रो रहा था जिसे रिया ने बड़ी चालाकी से सबके सामने पहना हुआ था। इस केस का अंत बहुत ही नाटकीय था, लेकिन इसने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया, जैसा कि आपके भेजे स्रोत में भी लिखा है। इस केस ने एक बात सिखा दी, हर मरी हुई लाश सच में मरी हुई नहीं होती और हर रोने वाला मासूम नहीं होता। इस कहानी ने एक साधारण अपराध की हमारी सारी उम्मीदों को उलट कर रख दिया। यहाँ जिसे हम पीड़ित समझ रहे थे वही अपराधी निकली। और अंत में ये मामला हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल दे जाता है। ये हमें पीड़ित होने और चालाकी से उसका ढोंग करने के बीच की उस महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर कहानियों पर तुरंत यकीन कर लिया जाता है, ये केस एक चेतावनी है कि सच हमेशा सतह पर नहीं होता। सही बात है। हमें पहली धारणाओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ये हमें एक दुविधा में भी डालता है, क्या मजबूरी में या सिस्टम से निराश होकर उठाए गए ऐसे शातिर कदमों को कभी भी किसी भी तर्क से सही ठहराया जा सकता है? या यहाँ सही और गलत के बीच एक स्पष्ट रेखा थी जिसे रिया शर्मा ने अपने फायदे के लिए जानबूझकर पार किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर कोई अपने अपने नजरिए से देगा।